क्या अफ्रीका का एक ज्वालामुखी मतलब हजारों किलोमीटर दूर से भारत में आसमान का रंग बदल सकता है? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन उपलब्ध जानकारी के हिसाब से आज यानी एक हकीकत बनने जा रहा है। बिल्कुल। इथियोपिया से उभा एक राख का बादल समझिए इस वक्त हमारे दरवाजे पर है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक असाधारण प्राकृतिक घटना है जो हमें दिखाती है कि हमारी दुनिया असल में कितनी छोटी और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम इस पूरे सफर को, जो भी डेटा हमारे पास है, उससे परत दर परत खोलेंगे। और ये कोई मामूली सफर तो है नहीं, हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की बात कर रहे हैं। सही कहा। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल ऐश ड्रिफ्ट। ट्रांस कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपों के पार। एग्जैक्टली। और ऐश ड्रिफ्ट मतलब राख का बहाव। तो आज हम इसी के 3 हिस्सों पर गौर करेंगे। ये सब शुरू कहाँ से हुआ, ये बादल भारत तक ही क्यों और कैसे पहुंचा, और सबसे जरूरी बात, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो होगा क्या। ठीक है, तो ये सफर भारत में खत्म हो रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए इथोपिया चलते हैं। इसकी शुरुआत हुई इथियोपिया के हाइले गुब्बी ज्वालामुखी से। तारीख थी 24 नवंबर और वहां का स्थानीय समय था सुबह के 5:47। मतलब ठीक 24 घंटे पहले। हमारे पास जो टाइमलाइन है वो बहुत सटीक है। उस वक्त आसपास के गांवों में लोगों ने पहले जमीन में हल्की कंपन महसूस की और कुछ ही सेकंड्स बाद एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और ये ज्वालामुखी फट पड़ा। लेकिन सिर्फ फटना ही बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात थी कि उसके बाद क्या हुआ। बिल्कुल, क्योंकि हर ज्वालामुखी विस्फोट इतना बड़ा नहीं होता। अक्सर धुआं और राख कुछ किलोमीटर ऊपर जाकर आसपास ही बैठ जाते हैं, पर यहाँ कुछ अलग हुआ। इस विस्फोट में जबरदस्त ताकत थी। इस घटना की जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो कमाल की हैं। उनमें साफ दिखता है कि सिर्फ 3 घंटों के अंदर ये राख का बादल इतना विशाल और घना हो गया था कि वो अंतरिक्ष से काले धुएं के एक विशाल गुंबद जैसा दिख रहा था। सिर्फ 3 घंटे में? हाँ, मतलब सिर्फ 3 घंटे में ये इतना बड़ा हो गया कि अंतरिक्ष से दिखने लगा। ये तो अविश्वसनीय है। और यहीं से एक स्थानिक घटना एक वैश्विक घटना बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाती है। इसकी वजह है ऊंचाई। ऊंचाई? हाँ, इस विस्फोट ने राख के कणों को वायुमंडल की निचली परतों से कहीं ज्यादा ऊपर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में फेंक दिया। स्ट्रेटोस्फीयर, ये तो हमारे मौसम वाले बादलों से भी ऊपर की परत है ना, जहां हवाई जहाज उड़ते हैं। उससे भी थोड़ा ऊपर। और एक बार जब कोई चीज वहां पहुंच जाती है तो वो स्थानिक हवाओं और मौसम के चंगुल से एक तरह से आजाद हो जाती है। अच्छा। आप इसे ऐसे समझिए कि ज्वालामुखी ने राख को एक सुपर हाईवे पर छोड़ दिया है। अब वो जमीन की धीमी हवाओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो शक्तिशाली वैश्विक पवन धाराओं मतलब ग्लोबल विंड करंट्स के साथ बहने लगती है। तो ज्वालामुखी ने राख को बस आसमान में नहीं उछाला, बल्कि उसे एक इंटरनेशनल फ्लाइट पर बिठा दिया। तो ठीक है, बादल अब उस सुपर हाईवे पर है। लेकिन सवाल ये है कि उस हाईवे का एग्जिट भारत की तरफ ही क्यों था? वो कहीं और भी तो जा सकता था। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं पर इस कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है, क्योंकि ये हवाएं हमेशा एक ही दिशा में नहीं बहती। अच्छा, तो भारतीय मौसम विभाग को पहली सूचना कब मिली थी? डेटा के हिसाब से उन्हें कल दोपहर 1:15 पर पता चला था कि अरब सागर के ऊपर राख का एक बड़ा बादल एशिया की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन तब भी ये साफ नहीं था कि वो भारत आएगा। मतलब? उस समय के अनुमानों के मुताबिक वो दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ भी जा सकता था, या शायद अरब सागर के ऊपर ही कमजोर पड़कर बिखर जाता। कई संभावनाएं थीं। लेकिन फिर रात में कुछ बदला। हमारी जानकारी के मुताबिक असली मोड़ आया कल रात 11 बजे। सही। हवाओं की दिशा में अचानक एक बड़ा बदलाव हुआ। जो हवाएं उससे किसी और दिशा में ले जा रही थीं, वे अचानक पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत तेजी से बहने लगीं, और इसी बदलाव ने इस बादल का रास्ता सीधे उत्तर भारत की तरफ मोड़ दिया। और ये हवा की दिशा का बदलना इस पूरी घटना का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये हमें दिखाता है कि प्रकृति की भविष्यवाणी करना कितना कॉम्प्लेक्स काम है। हम सैटेलाइट से बादल को देख सकते हैं, उसकी रफ्तार नाप सकते हैं, लेकिन हवा के पैटर्न में अचानक आने वाले ये बदलाव ये पूरे समीकरण को ही बदल देते हैं। लेकिन हमारी तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमारे वेदर मॉडल्स भी इन बदलावों का अंदाजा नहीं लगा सकते। हम कहाँ चूक रहे हैं? देखिए, ये चूकना नहीं है, ये सिस्टम की जटिलता है।
हमारे मॉडल्स बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे संभावनाओं पर काम करते हैं। वायुमंडल एक बेहद गतिशील और क्योटिक सिस्टम है। केओटिक मतलब हजारों किलोमीटर के दायरे में तापमान, दबाव और नमी में होने वाले छोटे छोटे बदलाव भी मिलकर एक बड़ा असर डाल सकते हैं, जिसकी सटीक भविष्यवाणी करना लगभग असंभव है। इस मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो ये सिर्फ ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं था, बल्कि हवाओं का एक खास पैटर्न था जिसने इस बादल को मेड इन इथियोपिया से डेस्टिनेशन इंडिया बना दिया। बिल्कुल। यहीं पर वो ट्रांसकॉन्टिनेंटल ऐश ड्रिफ्ट वाली बात पूरी होती है। विस्फोट ने राख को आसमान में पहुंचाया और हवा के इस बहाव यानी ड्रिफ्ट ने उसे ट्रांसकॉन्टिनेंटल बना दिया। बिल्कुल सही। और यहीं पर हमें प्रकृति का वो अदृश्य नेटवर्क दिखाई देता है। ये जेट स्ट्रीम्स जो ऊपरी वायुमंडल में बहती हैं, ये वायुमंडल की वो गुप्त नदियां हैं जो एक महाद्वीप की कहानी को दूसरे तक पहुंचाती हैं। आज ये राख ला रही हैं, कल ये किसी और देश का मौसम बदल सकती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सीमाएं सिर्फ नक्शे पर होती हैं, आसमान में नहीं। हाँ। ठीक है, तो बादल अब हमारे दरवाजे पर है। मुझे लगता है अब हमें उस सवाल का जवाब देना चाहिए जो सबके मन में है, इसका हम पर क्या असर होगा। डेटा बता रहा है कि आज दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच ये बादल भारत की ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश करेगा। तो क्या उम्मीद करें? सबसे पहला और सबसे गंभीर असर होता है विमानन क्षेत्र पर। इसीलिए सभी एयरलाइंस को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि अगर राख का घनत्व अनुमान से ज्यादा हुआ तो कई उड़ानें रद्द भी हो सकती हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ये सिर्फ धूल ही तो है। इससे एक विशालकाय जेट इंजन को क्या फर्क पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी है। ज्वालामुखी की राख साधारण धूल या धुएं जैसी नहीं होती। अच्छा। ये असल में चट्टान, खनिज और ज्वालामुखी के कांच के बहुत ही छोटे छोटे नुकीले कण होते हैं। अच्छा। आप इन्हें रेत के कणों से भी बारीक समझ सकते हैं। अच्छा, तो ये रेत जैसे कण हैं। हाँ, और जब कोई जेट विमान ऐसे बादल से गुजरता है तो लाखों की संख्या में ये कण उसके इंजन में खिंचे चले जाते हैं। अब जेट इंजन का तापमान अंदर से 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। 1 मिनट, मतलब ये राख इंजन के अंदर उस तापमान पर पिघलकर शीशे जैसा कुछ बन जाती है? ये तो बहुत ही डरावना है। बिल्कुल। ये पिघले हुए कण इंजन के ठंडे हिस्सों जैसे टरबाइन ब्लेड्स पर चिपक जाते हैं और तुरंत दोबारा जम जाते हैं। वे ब्लेड्स पर कांच की एक परत बना देते हैं, जिससे इंजन में हवा का बहाव रुक जाता है, और अगर हवा का बहाव रुका तो इंजन बंद हो सकता है। ओहो। इसलिए ये एक मानक सुरक्षा प्रक्रिया है कि जैसे ही किसी हवाई मार्ग पर ज्वालामुखी की राख का जरा भी अंदेशा होता है, उड़ानों का रास्ता बदल दिया जाता है या उन्हें रद्द कर दिया जाता है। इसमें कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता। समझ गई। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर कोई सोच रहा है। क्या भारत का आसमान सच में काला पड़ सकता है? ये सुनने में ही बहुत नाटकीय लगता है। यहाँ हमें चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। ये बादल जमीन के पास नहीं, बल्कि वायुमंडल की बहुत ऊपरी परतों में लगभग 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। तो फिर इसलिए ऐसा नहीं होगा कि पूरे देश में दिन में रात जैसा अंधेरा छा जाएगा। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसमें एक लाइन है जो कहती है हाँ, कुछ घंटों के लिए ऊपरी परतों में गहराई दिख सकती है। ये दुर्लभ लेकिन संभव है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम अपनी बालकनी से खड़े होकर इसे देख पाएंगे? इसका मतलब यह है कि जब सूर्य की रोशनी उन ऊपरी परतों से होकर हम तक पहुंचेगी तो राख के ये लाखों करोड़ों कण उस रोशनी को या तो सोख लेंगे या बिखेर देंगे। इसका असर ये होगा कि दिन के समय भी आसमान सामान्य से ज्यादा गहरा या धुंधला दिख सकता है। हो सकता है सूरज की रोशनी थोड़ी कमजोर लगे, जैसे कि बहुत हल्के बादलों के पीछे से आ रही हो। काला पड़ना शायद थोड़ी अतिशयोक्ति है, लेकिन आसमान के रंग और चमक में एक नोटिसेबल बदलाव जरूर दिख सकता है। और सूर्यास्त का क्या? मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐसे में सूर्यास्त बहुत अजीब और रंगीन हो जाते हैं। ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि राख के कण सूर्य की रोशनी के अलग अलग रंगों को अलग अलग तरीके से बिखेरते हैं। हो सकता है कि हमें सूर्यास्त के समय नारंगी और लाल रंगों के साथ साथ बैंगनी या गुलाबी रंग भी आसमान में देखने को मिले। ये एक अद्भुत नजारा हो सकता है। ठीक है, और स्वास्थ्य पर क्या असर होगा? ये भी एक चिंता का विषय हो सकता है। हाँ, साफ तौर पर कहा गया है कि राख के जमीन तक पहुंचने की संभावना बहुत कम है। फिर भी दमा या एलर्जी के मरीजों को अगले 24 घंटे सावधान रहने की सलाह क्यों दी गई है? ये एक एहतियाती उपाय है, जिसे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहते हैं।
मतलब जब तक हमें किसी चीज के बारे में पूरी तरह से पता ना हो तब तक सावधानी बरतना ही सही है। ओके। हालांकि ज्यादातर राख ऊपरी वायुमंडल में ही बह जाएगी, लेकिन कुछ बहुत ही सूक्ष्म कण जो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देते वो धीरे धीरे नीचे आ सकते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि सांस के जरिए सीधे फेफड़ों में जा सकते हैं। और जिन लोगों को पहले से ही सांस की समस्या है उनके लिए ये परेशानी खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये उनकी समस्या को बढ़ा सकते हैं। इसलिए जब तक ये बादल पूरी तरह से गुजर नहीं जाता तब तक जोखिम को कम से कम करने के लिए ऐसी सलाह देना एक जिम्मेदार कदम है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग संवेदनशील हैं उन्हें बस थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो कुल मिलाकर असर मुख्य रूप से उड़ानों पर, आसमान के रंग पर और थोड़ी सी सावधानी स्वास्थ्य के लिहाज से बरतने की है। सही। ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है कि हजारों किलोमीटर दूर हुई एक घटना का असर हम यहाँ अपनी आंखों से देख सकते हैं। जानकारी में इसे बहुत अच्छी तरह से कहा गया है, प्रकृति का एक अनोखा, रहस्यमय और कभी-कभी डरावना खेल। बिल्कुल, और ये घटना हमारी दुनिया के आपस में जुड़े होने यानी इंटरकनेक्टेडनेस का एक बहुत ही शक्तिशाली और साक्षात उदाहरण है। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर अर्थव्यवस्था, इंटरनेट या व्यापार पर जाता है। हाँ, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा ग्रह भौतिक रूप से भी एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारा वायुमंडल, हमारे महासागर, ये सब एक ही वैश्विक प्रणाली हैं। इथियोपिया के आसमान में जो होता है उसका असर भारत के आसमान पर पड़ सकता है। ये इसी बात का जीता जागता सबूत है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि हमारे अरबों डॉलर की टेक्नोलॉजी प्रकृति के इन छोटे छोटे कणों के सामने कितनी लाचार हो सकती है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हाँ। हम भूकंप, तूफान जैसी स्थानीय आपदाओं के लिए तो तैयारी करते हैं, लेकिन क्या हम ऐसी अंतर महाद्वीपीय प्राकृतिक घटनाओं के लिए तैयार हैं? ये घटना दिखाती है कि हमें अपनी निगरानी और भविष्यवाणी प्रणालियों को और भी बेहतर और वैश्विक स्तर पर समन्वित करने की जरूरत है। इतिहास हमें बताता है कि ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं और उनके परिणाम कहीं ज्यादा गंभीर रहे हैं। आप किस तरह की घटनाओं की बात कर रहे हैं? जैसे 1815 में इंडोनेशिया में माउंट टम्बोरा का विस्फोट हुआ था। वो इतना विशाल था कि उसने पूरी दुनिया का मौसम बदल दिया था। पूरी दुनिया का? हाँ, उससे निकली राख और गैसों ने सूरज की रोशनी को इतना रोक दिया कि अगले साल 1816 को बिना गर्मी वाला साल या द ईयर विदाउट अ समर कहा गया था। बाप रे। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में गर्मियों में बर्फबारी हुई, फसलें तबाह हो गईं और अकाल पड़ गया। मतलब एक ज्वालामुखी विस्फोट ने पूरी दुनिया में अकाल ला दिया। ये तो आज की घटना की तुलना में बहुत ही बड़े पैमाने पे है। हाँ, आज की घटना उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ऐतिहासिक उदाहरण हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर काम करता है। एक जगह हुई पड़ी हलचल का असर पूरे दुनिया के सिस्टम पर पड़ सकता है। आज की ये ऐश ड्रिफ्ट उसी बड़े वैश्विक कनेक्शन का एक छोटा सा लेकिन बहुत स्पष्ट प्रदर्शन है। तो हमने इथियोपिया के हाईली गुब्बी ज्वालामुखी से उठे राख के बादल के पूरे सफर को समझा, उसकी असाधारण शुरुआत से लेकर भारत के आसमान तक पहुंचने की कहानी, इसके पीछे का विज्ञान और इसके संभावित प्रभाव। हमने देखा कि कैसे एक शक्तिशाली विस्फोट और हवाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ ने इस बादल को हजारों किलोमीटर का सफर तय करवाया। और हमने ये भी समझा कि ये विमानों के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है और ये कि आसमान के रंग में बदलाव की क्या संभावनाएं हैं। ये सब हमें ये याद दिलाता है कि हम एक बेहद गतिशील और आपस में जुड़ी हुई दुनिया में रहते हैं। तो इस पूरी चर्चा से कोई एक अंतिम विचार है जो हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं? हाँ, जरूर। हमारे श्रोतों और हमारी आज की पूरी चर्चा का ध्यान अगले 24 घंटों के तात्कालिक प्रभाव पर रहा है। हम ये देख रहे हैं कि आज आसमान कैसा दिखेगा या उड़ानें रद्द होंगी या नहीं। सही। लेकिन ये हमें एक ज्यादा गहरे विचार की ओर ले जाता है। अगर एक ज्वालामुखी विस्फोट कुछ दिनों के लिए हजारों किलोमीटर दूर के आसमान को अस्थायी रूप से बदल सकता है, तो ऐसी बड़ी घटनाओं का हमारे वैश्विक जलवायु पैटर्न पर लंबे समय में क्या सूक्ष्म प्रभाव पड़ सकता है जिसे हम तुरंत नहीं देख पाते। आप उन प्रभावों की बात कर रहे हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। बिल्कुल, ये घटना भले ही छोटे पैमाने पर हो, हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी दुनिया को और कौन-कौन से अदृश्य कनेक्शंस और प्राकृतिक चक्र हर दिन आकार देते हैं जिनके बारे में हम शायद जानते भी नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़े और जटिल सिस्टम का हिस्सा हैं और उस सिस्टम का हर हिस्सा किसी न किसी तरह से दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमें बस उसे देखने की नजर चाहिए।